जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन वायर आपके लिए विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें यूपीएससी पीटी 2025 को टारगेट करते हुए ये टेस्ट सीरीज आपसे डिस्कस की जा रही है। स्टूडेंट्स, यदि आप भी हमारे एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 2 मतलब कि लास्ट है। अब हम आपसे 2 पार्ट्स में एक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम आपसे 50 क्वेश्चन 1 पार्ट में कवर करते हैं और 50 क्वेश्चन 1 पार्ट में कवर करते हैं। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स हम आपसे डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चे, एजुकेशन वायर ना केवल आपको टेस्ट सीरीज बल्कि इन सब के अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पीटी 365 भी आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब तक हमने आपसे पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी ये हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अन्यथा आप टेलीग्राम पर भी जाएंगे तो आप वहाँ पर एजुकेशन वायर सिविल सर्विस अगर आप उस पर टाइपिंग भी करेंगे तब भी आपको हमारा यही लोगो लग रहा है और आपको ये मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी स्टूडेंट्स का यदि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है स्टडी से लेकर के या मेंटरशिप को लेकर के, तो आप मुझे इंस्टा पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन वायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो चलिए समय न गवाते हुए, क्योंकि आज क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लासेस में जो क्वेश्चन हमने आपको किया था, जो क्लास रुकी थी, वो 39 नंबर क्वेश्चन था, क्योंकि कालू ने थोड़ा हमें डिस्टर्ब किया था लास्ट क्लासेस में, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर, आई होप कि आपको विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था 39 नंबर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं आपसे, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित मूल अधिकारों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में आपसे चर्चा की जा रही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चे, वो आपसे पूछे हैं। ये संविधान के पार्ट नंबर 3 में दिए गए हैं और आर्टिकल 12 से 35 तक इनके बारे में चर्चा की गई है, जो कि यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। पहले ये 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 के द्वारा संविधान का आर्टिकल जो नंबर आपका 31 है, उसके कई क्लोजों को हमने यहाँ से निकाल करके संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 का में डाल दिया है और उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में हमने वहाँ पर उसको रेखांकित कर दिया है। वहीं स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, इसमें समय रहते हुए अमेंडमेंट हुए हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो संविधान के आपके अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये 6 प्रकार के हैं। आप देखोगे संविधान का आर्टिकल 14 से 18 तक स्वतंत्रता का, जो आपका समानता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 तक अल्पसंख्यकों को सामाजिक और सांस्कृतिक वो अपनी शैक्षणिक व्यवस्थाओं को बनाने रखने का अधिकार, और 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, परंतु उसमें अमेंडमेंट किया गया 44 अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से उसको संविधान के पार्ट नंबर 12 और आर्टिकल 300 प्लस क्या में उसको डाल दिया गया। वहीं आप देखोगे विधि के समक्ष समान संरक्षण की जो बात की गई है वो तो 14 में ही है, लेकिन संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 32 में रखा गया है। तो ये आपको पढ़ने होते हैं। वहीं आर्टिकल 33 और वहीं आर्टिकल 34 और वहीं आर्टिकल 35 भी आपको पढ़ना होता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है मैंने आपका पूर्ण रूप से रिवीजन करवा ही दिया है,
ठीक है। अब ऐसा तो नहीं करूंगा कि टेस्ट सीरीज की क्लासेस में या क्वेश्चन में आपको एक एक आर्टिकल पढ़ाने लग जाऊं, क्योंकि अपने आप में संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चे, ये अपने आप में आप देखोगे 2-3 क्लासेस इसको लगती हैं पूर्ण करने में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका संविधान के भाग नंबर 3 मतलब कि मौलिक अधिकारों पर विचार कीजिए। पहला है विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण। ये बात सही है सर, बिल्कुल दिया गया है। संविधान के आर्टिकल नंबर आप देखोगे 14 में इसकी चर्चा है। लोक नियोजन के मामले में अफसर की समानता, बिल्कुल आर्टिकल 16 में इसकी चर्चा है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है, ये भी बात सही है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण एवं संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। अब ये कह रहा है उपयुक्त वर्णित अधिकारों में से कितने केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। देखो भारतीय नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उसमें 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल आपके दे के रखे हैं। तो यहाँ पर जो पहला है ये तो आपका आर्टिकल 14, ये तो आप देखोगे दोनों को है, ठीक है, इंडियंस को भी है और फॉरेनर को भी है, तो ये तो होगा नहीं। लोक नियोजन के अफसर की समानता ये आर्टिकल 16 में कहा गया, तो ये तो 100% होगा। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी होगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध में ये नहीं आएगा और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ये भी आएगा। तो कितने इसमें सही हैं, तो आपको होगा इसमें केवल 3 सही हैं, मतलब कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इंडियंस को जो मिले हुए आर्टिकल्स हैं उसमें 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल इंडियंस को मिले हुए हैं। इन सब के अलावा अन्य आर्टिकल्स भी इंडियन को मिले हुए हैं, लेकिन उनके साथ साथ वह फॉरेनर को भी हैं, यदि कोई विदेशी भारत में आता है उसको भी ये दिए गए हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से लोक व्यवस्था को मूल अधिकारों पर एक प्रतिबंध के रूप में उल्लेखित करते हैं। देखो लोक व्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है और उसके बारे में कह रहे हैं। अब आपको ये बताना है बच्चे, आपको ये बताना है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद। देखो पहले में कह रहे हैं अनुच्छेद 19, दूसरे में 21 और फिर तीसरे में कह रहे हैं 25 और चौथे में कह रहे हैं 26। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। 1, 3, 4 बी, 1 और 2 सी, 3 और 4 डी, 1, 2, 3 और 4। बताइएगा इसका राइट आंसर। आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए लोक व्यवस्था की बात की जा रही है, जैसे संविधान का आर्टिकल 19 आप कहते हैं ना भ्रमण करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, चलने का बसने का अधिकार है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आप देखोगे लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस पर क्या है तार्किक रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वही 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं किस धर्म को अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है कि मैं अपने आर्टिकल्स को लेकर के, ठीक है, उसकी बात कर सकता हूं, तो उस पर भी यह है रोक लगाई जा सकती है। 21 तो लोक व्यवस्था को प्रतिबंध करने पर आरोपित नहीं करता है, ये ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि 21 में क्या है किसी व्यक्ति और उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। 25 में लोक व्यवस्था आप देखोगे सदाचार आदि पर लगाया जा सकता है, क्योंकि धर्म के स्वतंत्रता रूप से मान्य आचरण करने, प्रचार करने आदि की गारंटी देता है। 26 में धार्मिक संप्रदाय और उनके वर्गों को अपने धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता के रूप से अधिकार देता है। हालांकि यह अधिकार कुछ सीमाओं जैसे लोक व्यवस्था, कदाचार और आदि के लिए भी क्या है रोक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा, चौथा और पहला सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। किस किस बच्चे का आया था ए। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के अंतर्गत उल्लिखित राज्य की नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा गया। देखो बच्चे जो डीपीएसपी हैं ये आप देखोगे आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है और संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है और संविधान के पार्ट नंबर ये 4 में इनकी चर्चा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनके बारे में ही सारी चीज़ें कह रहे हैं और ये जो डीपीएसपी हैं ये स्टेट के लिए दिए हुए हैं कि जब भी स्टेट कोई कानून बनाएगा, ठीक है, जब भी स्टेट कोई कानून बनाएगा तो वह आप देखोगे डीपीएसपी को थोड़ा सा याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पर समाज को रेखांकित करने का प्रयास किया गया। जैसे पहला ग्रामीण उद्योग में कुटीर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। संविधान का एक आर्टिकल है, अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं डीपीएस के, अगर आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो ये कुटीर उद्योगों की बात जो की गई है, श्रमिकों को, मजदूरों को, ठीक है, अवसर सुनिश्चित करे, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का जो आपका खास तौर पर कई चीज़ें, जैसे 40 में पंचायत है तो 43 में इसकी बात की गई है। किसमें? संविधान का जो आर्टिकल है आपका 43 में इसकी बात की गई है। ग्राम पंचायत जो कहता है 40 में करता है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की जो प्रदान करने की बात की गई है, अगर आप इसको देखें तो संविधान का आर्टिकल अगर आप 36 पढ़ेंगे, सॉरी 36 नहीं है,
46 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा आपको मिल जाएगी कि गरीबों को निःशुल्क में क्या होगा, विधिक सहायता दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ संविधान का आर्टिकल जो आपका 39A है वो इसकी बात की करता है। अब गरीब कौन है, विधिक सहायता, हालांकि इसमें यह आना चाहिए 39A। 46 में क्योंकि SC और ST की बात की जाती है, वहाँ पर भी उनको लेकर के कुछ विधिक सहायताएं दी गई हैं। चौथे में कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। देखो जब पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि संविधान का आपको कहोगे सर आर्टिकल है तो 48। देखो 48 क्या कहता है, 48 कृषि पशुपालन की बात करता है, लेकिन 48 का क्लोज नंबर जो ए है वो कहता है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कह रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। ये कह रहे हैं संरक्षण। देखो यहाँ पर संरक्षण करना, बात तो एकदम सही है कि संरक्षण करना होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपका जो है ये किसकी बात करता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये अब देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा कंफ्यूज बच्चे क्या हो जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। ये 48 का ए में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, सॉरी वन सेकेंड 48 का जो ए है यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ा, 1 सेकेंड। जो चौथा स्टेटमेंट है ये आर्टिकल जो आपका 48A है, ठीक है, इसमें इसकी चर्चा की गई है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखो उपर्युक्त वर्णित DPSP में कितने समाजवादी सिद्धांतों के प्रतिबिंबित करते हैं। अब यहाँ पर समाजवादी सिद्धांतों पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। देखो जब आप DPSP को पढ़ते हैं तो DPSP को खास तौर पर 2 भागों में तो बांटते ही हैं, 3 में खास तौर पर बांटा जाता है। मैं तो 3 में बांटने का प्रयास करता ही हूँ इसमें। देखो पहला होता है आपका समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है विधिक। ये 3 में हम फंडामेंटल राइट्स DPSP को बांट करके पढ़ते हैं। जो समाजवादी है उसमें सामूहिक केंद्रता होगी, क्योंकि अब यहाँ पर समाजवाद पे पूछा है, जैसे कुटीर उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं, तो 1 और 2 किसकी बात करता है, गांधीवादी सिद्धांत है। पंचायतों की आप देखोगे जो गठन करना है संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में, ये तो खास तौर पर इसकी बात करता है। कुटीर उद्योग तो महात्मा गांधी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और यदि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना है, समझना, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना है, तो ये आपका समाजवाद का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। और उसके साथ साथ यदि आप पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण के सिद्धांत को आगे लाने का काम करते हैं, तो ये गांधीवादी सिद्धांत के तहत आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या है बच्चे अपने आप में ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, ये गांधीवाद को बढ़ावा देता है। तो चौथा गांधीवाद को बढ़ावा देता है। तीसरा यहां पर केवल आप देखोगे समाजवाद को बढ़ावा देता है। ये समाजवाद की बात की गई है। तो यहां पर केवल तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी के गांधीवादी हैं। तो पूछा क्या है, कितने समाजवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा, यही इसमें करता है। नेक्स्ट बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। अब देखो उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आपने पॉलिटी का रिवीजन महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत अच्छे से वे में किया होगा। ये कह रहे हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद, जो आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद। दूसरा वित्त आयोग को संदर्भित मामले। तीसरा केंद्र सरकार के विरुद्ध एक निजी व्यक्ति द्वारा लाया गया मुकदमा। और चौथा किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न विवाद। उपयुक्त विषयों में से कितने उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि जो इसका मूल क्षेत्राधिकार है उसमें से ऐसे कितने हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। केवल 2, बी केवल 3, सी सभी 4 और डी कोई नहीं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए बच्चे 42 में कई बच्चे यहाँ पर सिमट जाएंगे। ये कह रहे हैं कि मूल क्षेत्राधिकार की बात यहाँ पर की गई है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पास में 3 तरीके राइट्स मिले हुए हैं। कितने? 3 तरीके के उसके पास में है। एक है मूल क्षेत्राधिकार, एक है अपीलीय क्षेत्राधिकार और एक है आपका सलाहकारी। ये 3 तरीके के सुप्रीम कोर्ट के पास में होते हैं। मूल क्षेत्र अधिकार में संविधान से जुड़े हुए वह विषय आते हैं जो खास तौर पर फंडामेंटल ड्यूटी, जो आपके फंडामेंटल राइट से आते हैं, जिनका दृष्टिकोण खास तौर पर संविधान से होता है, वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। अपीलीय मामले वह मामले होते हैं जो खास तौर पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में हो, राज्यों और राज्यों के बीच में हो।
या ऐसा जो सामूहिक रूप से जुड़ा हुआ समाज के केंद्र का एक कोई ऐसा केस हो तो वो उसके अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे बात कर ली जाए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें, जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है, यह उच्चतम न्यायालय के सक्षम लाया गया कोई भी मुकदमा इसके अंतर्गत नहीं माना जाता, ये ध्यान में रखना। केंद्र और राज्य के विरुद्ध निजी नागरिक का अगर कोई मैटर है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। वित्त आयोग से संबंधित मामले ये भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, और राज्य जो जिला विवाद है ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि खास तौर पर जैसे समझौते, वनवचन जो आपके अनुबंध होते हैं, इन सब के अलावा किसी भी संधि या समझौते आदि से उत्पन्न विवाद जो कि विशेष रूप से प्रावधान करता है उसके क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद तक विस्तारित नहीं होते हैं, जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भित मामले, केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ ऐसे व्यय पेंशन का समायोजन, केंद्र और राज्यों के बीच में वाणिज्यिक प्रतियुक्त सामान्य विवाद है, और केंद्र के विरुद्ध किसी राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली, ये कोई भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। और वह जो किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न विवाद हो, नहीं, वो भी नहीं आते। तो इसके कोई भी आप देखो कि मूल क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। मूल क्षेत्र अधिकार में जो इसके अंतर्गत आते हैं, अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर कोई भी नहीं, इसका आंसर तो हो जाएगा डी। ठीक है, तो देखो जो मूल क्षेत्र अधिकार हैं, इसके मूल क्षेत्र अधिकारों में ये 3 तरीके के अधिकार इसमें लाए जाते हैं। जैसे पहला आता है फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा, ये आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई मुद्दा होता है, वो आएगा। स्टेट वर्सेस, वन सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट्स वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे मुद्दों को आप देखोगे मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स को रखना हो तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो सभी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 था, इसका ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आइए समझ लीजिएगा। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर को संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन का आप देखोगे पॉलिटिकल सिस्टम है और भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उन दोनों में क्या अंतर है, उसकी बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नंबर 2, ब्रिटेन में संसद के सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत में संसद का सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तीसरे में कह रहे हैं, ब्रिटेन और भारत दोनों में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आंसर देखने का प्रयास करिए। चलिए, आई होप कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43। देखिए, भारत की पॉलिटिकल सिस्टम और ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम दोनों, हालांकि कुछ सिमिलरिटी आपको मिलेगी, लेकिन कुछ यहाँ पर वहाँ पर क्योंकि मोनार्की है, राजनीतिक व्यवस्था है, भारत वहाँ पर राजा का शासन है, भारत में राजा का शासन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम देखें सरकार संबंधी और ब्रिटिश मॉडल में कुछ अंतर आपको मिलते हैं। जैसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का, याद रखना जो ब्रिटेन होता है, यहाँ पर कह रहे हैं भारत में नहीं है सर, ये जो निचले सदन का सदस्य होना है वो ब्रिटेन में होना है। ठीक है, भारत में नहीं है। भारत में तो चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? राज्यसभा के हैं, उच्च सदन के हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटेन में संसद के सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त किया जाता है। देखो, अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखो तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम आपका सही है। ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी भी सदस्य को आप ऐसे कोई मिनिस्टर्स का पद दे सकते हैं। भारत में आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, पद दे सकते हैं, हालांकि उसका नाम भारत के निर्वाचन संस्कृति में होना चाहिए, और उसको एक कंडीशन रखी गई है कि 6 मंथ के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हो ही जाएगा, उसका सदस्य तो बनना है, बन जाएगा, तो ये तो हो जाता है, मंत्री है। तीसरा गलत है इसमें, ब्रिटेन और भारत दोनों के मंत्री विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के मंत्रियों के पास विधिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि भारत में इस प्रकार का कोई प्रणाली नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों
को राज्याध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे ही एक शैडो कैबिनेट आपसे पूछी जाती है, जिसमें मंत्रिमंडल या फिर छाया मंत्रिमंडल इसको कहते हैं। ये ब्रिटेन कैबिनेट प्रणाली की एक अनूठी संस्था है और इसका गठन विपक्ष दल द्वारा सत्ताधारी मंत्रिमंडल को संतुलित करने के लिए अपने सदस्यों को भविष्य में मंत्री पद के लिए तैयार करने हेतु किया जाता है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसको शैडो व्यवस्था कहते हो, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है, पहला तीसरा गलत है। तो कितने सही हैं? ठीक है, तो कितने सही हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक आपका सही है, मतलब कि राइट है। नेक्स्ट, बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये विजन आईएएस वाले कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि विजन में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है आप बनाओ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इतना गैप जो दे देते हो ना, ये थोड़ा सा जरूरी नहीं है। बताइए, इतने 1-1 किलोमीटर दूर लिख दिया इन्होंने, है ना। देखो, सरकार के स्वरूप है, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहे हैं। जैसे तानाशाही, इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे तानाशाही के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, सरकार के स्वरूपों में। जैसे ये कह रहे हैं कि तानाशाही मतलब कि सरकार का वह स्वरूप जहाँ एक निरंकुश व्यक्ति सत्ता का पूर्णतः उपभोग करता है। नंबर 2 में कह रहे हैं आपसे पूर्ण राजशाही, राज्य नागरिक के व्यक्तिगत आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और तीसरे में कह रहे हैं आपसे अधिन्यायकवाद, एक कुलीन समूह द्वारा संचालित रूढ़िवादी सरकार जो सत्ता में बने रहने के लिए दमनकारी साधनों का उपयोग करती है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे तो लगता है कि आधों के सिर के ऊपर कोई उतर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी का आपको क्या लगता है कमेंट्स में आवश्यक रूप से इसका आंसर देने का प्रयास करते रहिएगा। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं तानाशाही का उद्देश्य क्या होता है? जब आप सरकार के स्वरूप करते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, एक साम्यवादी सरकार जो पूर्णशाही वाली होती है, एक तानाशाही सरकार होती है। किम जोंग उनकी जो सरकार है, ये नॉर्थ कोरिया का उदाहरण यहाँ पर देखे देते हैं आपको। कहते हैं ना मोटा भाई, ऐसे ही मोटा भाई, तानाशाही सरकार का वह स्वरूप जहाँ एक निरंकुश व्यक्ति सत्ता का पूर्णतः उपभोग करता है। यही बात सही है, तो पहला तो आपका एकदम मिलान है सही। वहीं सेकेंड अगर स्टेटमेंट को देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि पूर्ण राजशाही मतलब कि राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ये अधिन्यायकवाद होता है। ये क्या होता है? अधिन्यायकवाद की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और पूर्ण राजशाही में एक कुलीन समूह द्वारा संचालित रूढ़िवादी जो सत्ता होती है वो इसके अंतर्गत आता है। ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो होता है ये एक तरीके से आप देखोगे पूर्ण राजशाही ये होती है कि एक कुलीन समूह द्वारा संचालित रूढ़िवादी सरकार जो सत्ता में बने रहने के लिए दमनकारी संसाधनों का उपयोग करता है। जैसे चाइना में ये यही प्रयोग होता है, ये चाइना को इंडिकेट करता है। उसके साथ साथ ये आपका रसिया को यही इंडिकेट करता है वर्तमान में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं आपका। तो इसमें कितने सुमेलित हैं? आप कहोगे सर इसमें केवल एक सुमेलित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ यार कहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को छोटा करूँ। चलिए देखते हैं, अभी भी नहीं दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो बड़ा ही देखो, छोटा क्यों देखो, बड़ा देखो, पूरा बड़ा देखो। देखो क्वेश्चन नंबर है 45, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन। लोकतंत्र के साधन है और परिभाषा। जैसे पहल मतलब कि इनिशिएटिव। पहल क्या है? किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार। वापस बुलाना, रिकॉल का मतलब है कि लोगों का अपने प्रतिनिधित्व को याचिका के माध्यम से वापस बुलाने का अधिकार। प्लेविसाइट, विधि निर्माण हेतु लोगों की विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार। रेफरेंडम, विधानमंडल द्वारा पारित विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी सभी 4। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को जानते हैं। ये कह रहे हैं पहल मतलब कि इनिशिएटिव।
देखिए, ये जो पहल की बात यहाँ पर की जा रही है, पहल का मतलब होता है कि विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का जो अधिकार होता है उसमें बात होती है। ये नहीं है कि यहाँ पर कह रहे हैं किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय को व्यक्त करने का अधिकार, नहीं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो दूसरा अगर हम देखें, ये कह रहे हैं आपसे रिकॉल करना, मतलब कि उसको बुलाना, वापस बुलाना, ये लोगों का अपने प्रतिनिधित्व को याचिका के माध्यम से वापस बुलाने का अधिकार की बात की जा रही है, तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा। वहीं तीसरे की बात कर लें, प्लेबिसाइट को मतलब कि विधि निर्माण हेतु लोगों के विधायिक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो तीसरा है ये फिर से करने लगे। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है बच्चे, क्योंकि ये कह रहे हैं प्लेबिसाइट्स विधि निर्माण हेतु लोगों के लिए विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं विधायी प्रस्ताव, नहीं, ये गलत है। रेफरेंडम जो है ये सही बात है कि विधानमंडल के द्वारा पारित विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार होता है, तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट एकदम सही है। अब देखिए कह रहे हैं कितने सुमेलित हैं, तो इसमें कितने सुमेलित हैं, पहला इसमें गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो देखो कितने सुमेलित हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर आपके 2 सुमेलित हैं, मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 3 दिसंबर 2005 को भारत के बाहर जमा कोई व्यक्ति जिसकी माता उसके जन्म के समय भारत की नागरिक थी को वंश के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। नंबर 2, भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब ये आपसे पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक ना ही 2। तो बताइएगा वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे आपके नागरिकता से रिलेटेड। आपको मालूम है कि भारत के संविधान के पार्ट नंबर 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आप देखोगे चर्चा की गई है, और ये हमने इंग्लैंड के संविधान से इसको प्रस्ताव को अपनाया है, मतलब कि लिया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताई गई हैं, जिसमें आप देखोगे जन्म है, वंशानुगत है, पंजीकरण और प्राकृतिक या फिर क्षेत्र समाविष्ट करने पर अधिकार को केंद्रित करता है। जन्म से जो बात रखी गई है यहाँ पे, वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 1 जुलाई 1987 पहले पैदा हुआ व्यक्ति के माता या पिता में से राष्ट्रपति के बावजूद जन्म से आप देखोगे भारत का नागरिक होगा। वहीं ये कह रहे हैं कि 2005 नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई 1987 या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म के समय
माता या पिता में से कोई भारत के एक नागरिक हो। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो आपका सही है, परंतु पहला स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये 3 दिसंबर 2004 है बच्चे, ये 2004 है, ध्यान में रखना। ये कह रहे हैं 2005, 2005 नहीं है, तो पहला गलत है और बाकी का सब सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला गलत है और दूसरा इसमें सही है, तो कौन सा सही है, तो आप कहोगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मतलब कि आप देखोगे नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पूछे जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो इसको एक बार क्या है आप आवश्यक रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं यह केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A नालसा के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी प्रेरक बल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं तो। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दे क्वेश्चन नंबर 87। चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट की बात कर लिए, कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत स्थापित कार्यकारी एक निकाय के रूप में नालसा को जाना जाता है। आपको बता दें कि नालसा का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में किया गया है। और यह एक तरीके से आप देखोगे वैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है बच्चे? वैधानिक निकाय है, जो विधि के द्वारा बनाई जाती है उसको हम वैधानिक निकाय कहते हैं। संवैधानिक जो संविधान में वर्णन हो तो वो सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कार्यकारी निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय है। दूसरा एकदम सही है क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 39 का क्लोज ए है वो नालसा के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी प्रेरक के रूप में वास्तविक रूप से ये कार्य करता है, क्योंकि विधिक तंत्र इस प्रकार के काम करे कि मानव अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके। जिसमें यहाँ पर जो बात की गई है न्याय की व्यवस्था की, तो 3 प्रकार का न्याय आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। ये जस्टिस आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आई होप कि आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है बच्चे। देखिए, आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, मैंने आज ग्राफ चेक किया, जैसा कि टेक्निकल टीम ने मुझे बताया कि सर स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं क्यों, कहाँ कमी रह रही है बच्चे। तो कृपया करके शेयर करते रहें चैनल को और क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करते रहें। और आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कमेंट्स कर रहे हैं। एक बार वो समय था कि बच्चे बड़े दबा के कमेंट्स कर रहे थे, 500 600 कमेंट्स, उसके कई बार मुझे आंसर देना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब पता नहीं बच्चे क्यों क्वेश्चन अटैम्प्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पता नहीं क्यों कहाँ चले गए सब पुराने बच्चे। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो उसको बना रहे होंगे, बट वो तो फिनिश्ड हो गया। कल आपकी 14 फरवरी थी, अकबर का जन्म का, और उसके साथ साथ वैलेंटाइन डे था। और जो भारतीय सैनिक पुलवामा जो हमला था वो उसी दिन हुआ था। तो कई तरीके से शहीद दिवस भी उसको मनाते हैं। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन प्रक्रिया का। यह भविष्य में उपयोग के लिए बीजों को 0 से नीचे के तापमान पर संरक्षित करने की प्रक्रिया है। बी, यह तैयार भोजन को जमी हुई अवस्था में संरक्षित करने की प्रक्रिया है। सी, यह एक महिला के अनिषेचित अंडाणुओं को संरक्षित करने की प्रक्रिया है, जिससे एक फ्रीजिंग भी कहते हैं। डी में कह रहे हैं यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में रोगाणु बर्फ में फंस जाते हैं। तो वीडियो को पोस्ट करके आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, यह भी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि ये जो आपका क्रायोप्रिजर्वेशन जो प्रक्रिया है ओसाइट्स में, इसमें खासतौर पर 30 वर्ष की आयु पार कर चुकी हुई भारतीय महिलाएं प्रजनन क्षमता को सुरक्षित करने के लिए अंडों को फ्रीज करने का एक तरीका अपना रही हैं, जिसको ओसाइट क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाता है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये खास तौर पर आप देखोगे ART से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है। तो इसमें ये पहला बात सही है कि यह एक महिलाओं के अनिषेचित अंडाणुओं को संरक्षित करने की प्रक्रिया है, जिससे एक फ्रीजिंग भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो, रिट क्षेत्राधिकार 5 प्रकार की रिट करते हैं: परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेक्षण। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर की जाती है। तो 5 प्रकार की रिट आपकी जारी की जाती है और उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, रिट का जो अधिकार है यहाँ पर अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है। परंतु ध्यान में रखेंगे बच्चे, जो आपका हाई कोर्ट है उसकी पावर इसमें ज़्यादा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स चिनते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन जो रिट जारी करने का क्षेत्र अधिकार है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट का, किससे अपेक्षाकृत, हाई कोर्ट का अपेक्षाकृत सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल ओनली रिट जारी जो करती है वो केवल आपके संवैधानिक विषयों पर करती है, या फिर मैं कहूं कि फंडामेंटल राइट्स पर ही करती है। जबकि हाई कोर्ट न केवल फंडामेंटल राइट्स पे करती है, इसके अलावा अदर पर भी ये रिट जारी कर सकती है। तो इसलिए इसका क्षेत्र अधिकार ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 5 प्रकार की रिटें होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेक्षण। ठीक है, यही होती हैं। चलिए आइए एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं आपसे, उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्र अधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। मतलब कि ये उसको राइट्स दे के रखा है कि उसको वो क्या कर सकता है, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। संविधान के अंतर्गत उल्लिखित सभी रिटें केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही मांगी जा सकती हैं। देखो, ये इसमें जो तीसरा जो स्टेटमेंट है थोड़ा ये आपका गड़बड़ करता है और पूछ रहा है कितने सही हैं। ठीक है, तो केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ये आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। आइए समझते हैं एक एक स्टेटमेंट को, जरा समझना। रिट क्षेत्र अधिकार की बात की जा रही है। अगर आप देखें यहाँ पर जो पहला रिट क्षेत्र अधिकार है ये एकदम सही है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत वो रिट जारी करता है, तो न केवल संवैधानिक विषयों पर बल्कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य संवैधानिक विषयों पर भी करता है। तो उसका जो रिट जारी करने का क्षेत्र अधिकार होता है बच्चे, वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है अपेक्षाकृत सुप्रीम कोर्ट की। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उच्चतम न्यायालय किसी अन्य न्यायालय के, बिल्कुल उसको ये राइट्स दे के रखा है। संविधान का जो आर्टिकल 32 है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान अनुच्छेद 32 को आप देखो कि हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। यह अधिकार नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की बात करता है, वो सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट भी आपका एकदम सही है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो तीसरा स्टेटमेंट आपका कदापि सही नहीं है। देखो, अन्य 4 रिटों के विपरीत में अधिकार प्रक्षा रिट किसी भी इच्छुक व्यक्ति की मांगी जा सकती है। जैसे आप देखोगे, अधिकार प्रक्षा तो कोई भी मांग सकता है, पीड़ित नहीं दूसरा भी मांग सकता है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, ये वही व्यक्ति है जो खासतौर पर पीड़ित व्यक्ति है उसको। लेकिन जो अधिकार प्रक्षा है वो कोई भी मांग सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही मांगा जाए। तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। यहाँ पर कितने सही हैं, तो आप कहोगे सर महोदय इसमें आपके 2 सही हैं, मतलब कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। थोड़ी बड़ी क्लास होगी बच्चे, आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मुझे ये टेस्ट इसी क्लास में कंप्लीट करना है। देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का या के कौन सा ये से भाग शिक्षा के अधिकार की अवधारणा से संबंधित है। शिक्षा का जो अधिकार है उसके बारे में आपसे पूछा गया। देखो, पहले क्या होता था, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत डीपीएसपी लिखना है, डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 45 और संविधान के पार्ट नंबर 4 कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल आप देखोगे कितने से कितने तक है, ये आर्टिकल 36 से 51 तक है।
अब जरा यहाँ पर समझना, जो शिक्षा का अधिकार था ये संविधान के आर्टिकल 45 में था कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों को, जैसे शेषा अवस्था में जो बाल्यावस्था होती है, शेषा अवस्था में 0 से 6 वर्ष तक और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को वो निःशुल्क में विधिक सहायता मतलब कि एजुकेशन दिलवाएंगे। परंतु ये चीज़ देखी गई और ऐसा देखने के लिए मिला, जब सर्वे करवाया गया तो ये पाया गया कि राज्य इस राइट्स को जो उसको दिया हुआ है डीपीएसबी, इस कर्तव्य को जो उसका कर्तव्य है, जो निर्देश है, उसको पूर्ण रूप से नहीं निभा रहा है। कौन? राज्य, स्टेट। तो उसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार में 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और संविधान का जो आर्टिकल 45 था बच्चे, इसी से निकाल करके जो आपका फंडामेंटल राइट्स 21 था उसमें अमेंड करके ए जोड़ दिया गया और कहा गया कि आज के बाद आपका राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल अधिकार है। आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। ये चीज़ें वहाँ पर रखी गई। परंतु शैल्य अवस्था, जो शेषा अवस्था 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आज भी आंगनवाड़ी, जिसका नाम आपने सुना होगा, तो 0 से 6 वर्ष तक की जो वहाँ पर देख रेख और बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं वो आंगनवाड़ी जो महिलाएं करती हैं वो करती हैं, ठीक है। तो वो आर्टिकल 45 के तहत आता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह एक मूल अधिकार है, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा मौलिक कर्तव्य। निषेधीय कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। बहुत सॉलिड क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन है बच्चे, ये मैं कहूँगा बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। अब देखिएगा, आपको बताना है कि सही कौन सा है। चलिए बताइएगा, और इसका आंसर मैंने आपको समझा तो दिया ही है, अब इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स में देते हैं। जब आप कमेंट्स में आंसर दें, ठीक है, तो आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 50 और 50 का मेरा नाम लिख दें, मिस्टर कुमार, ठीक है, ऐसे टैग करके, और फिर उसको एक्सप्लेन अगर कोई बच्चा करना चाहता है। जैसे जो मिस्टी हैं, आई थिंक उनका नाम मैंने पूछा टीम से, टेक्निकल से, कि ये इस नाम की जो आईडी है, ठीक है, इस नाम की आईडी का मुझे नाम बताओ क्या है, क्योंकि उस पर मिस्टी ऐसे बीपीएससी लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया सिया, ऐसे सिया नाम की ये आईडी है, ठीक है। जो भी है, खैर जो भी नाम है, तो वो ठीक से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं। गोलू है, ठीक है, रूबी पवार है, रेखा है, रानी है, रूबी है, कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, राखी है, सोनम है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें, मोहित है, दीक्षा है, बहुत हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो देते हैं। तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, परंतु इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करें, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं, शिक्षा के अधिकार की अवधारणा से संबंधित। देखो यहाँ पर क्या शब्द है, ये जो बच्चा, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इस शब्द को समझ गया, शिक्षा के अधिकार की अवधारणा, ये जो अवधारणा शब्द है उससे आप समझ जाएंगे। तो मूल कर्तव्य, ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं नीति निर्देशक, पहले में मूल अधिकार। तो बताइएगा कितने सही हैं इसमें, ठीक है, कौन सा सही है। चलिए, इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चन के, ठीक है। 51, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में, जो सरकार की संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली जो सरकार होती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये कह रहे हैं 3 स्टेटमेंट में भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। पहले स्टेटमेंट की बात की जा रही है। दूसरे में संसदीय सरकार को सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तीसरा, द्विसदनीय विधायिका संसदीय शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही नहीं है? केवल 1 और 3 बी, केवल 3 सी, 1 और 2 डी, 1 2 3। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर दे बच्चे। चलिए देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार की बात की गई है। अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 74 और 75, इसकी बात तो आपने सुनी होगी। 74 में कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो राष्ट्रपति को समय रहते हुए सुझाव देती रहेगी, बताएगी कि ये काम करना है। 75 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बात की गई है। और यहीं पर उसके साथ साथ संसदीय व्यवस्था क्योंकि केंद्र में, वहीं आर्टिकल 163 से 164 ये तो बात करता है सेंट्रल में, और ये करता है स्टेट गवर्नमेंट में। क्लियर?
तो आर्टिकल 163-64 तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है और आर्टिकल 74 और 75 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है। तो भारतीय संविधान में इस बात की आप देखोगे चर्चा की गई है कि आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है, ये बात सही है। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। देखो जो संसदीय सरकार होती है ये बात सही है, क्योंकि इसको कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है और ये सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी होती है। ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में ये सरकारें देखने को मिलेंगी। वहीं अध्यक्षात्मक जो सरकार होती है उस गैर उत्तरदायी होती है, गैर संसदीय होती है, निश्चित कार्य व्यवस्था वहाँ पर होती है। अमेरिका की सरकार है, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित जो सरकारें होती हैं ये अध्यक्ष सरकारें हैं। संसदीय व्यवस्था एक आप देखोगे प्रभादुभाव करने वाली ब्रिटिश संसद से उद्भव के उपरांत इसे सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में अपनाया गया। तो ये बात सही है, दूसरा भी इसमें सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखें, द्विसदनीय विधायिका संसदीय शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता। देखो ऐसा हम कदापि नहीं कह सकते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था भारतीय संविधान में एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन ये संसदीय व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर संसदीय प्रणाली पूछा गया है, यहाँ पर भारतीय नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में आप देखोगे संघीय व्यवस्था है, इसमें खासतौर पर ये संसदीय व्यवस्था नहीं है, ठीक। उसमें संविधान में द्विसदन विधायिका की स्थापना की है। उसमें उच्च आप देखोगे जो सदन है राज्यसभा है, निम्न सदन में लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा में पूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा लोकसभा के अपेक्ष यद्यपि कम शक्तिशाली भी होती है, किंतु केंद्र के पास अनावश्यक हस्तक्षेप में राज्यों के हितों की रक्षा भी करती रहती है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, तो आप कहोगे केवल सही, इसमें तीसरा वाला सही नहीं है, पहला और दूसरा तो सही है महोदय। तो आप कहोगे जहाँ जहाँ पहला वो तो इसका आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि गलत पूछा है। तो गलत तो केवल इसमें 3 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, आई होप कि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 52, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की मूलभूत विशेषताएं हैं। अब देखो राज्य एक शब्द आता है, राज्य की जो मूलभूत विशेषता है, राज्य में कुछ शब्द होते हैं बच्चे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो पहला है कि राज्य में एक तरीके से उसका ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, ठीक है, उसमें पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी सोवरेनी होनी चाहिए, ठीक है, सोवरेनी होनी चाहिए, और इन सब के अलावा उसमें एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1950 से पहले भारत एक राष्ट्र था, परंतु भारत एक राज्य था परंतु एक राष्ट्र नहीं था। तो आप बताइए। नहीं ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, क्वेश्चन ये पूछा गया था 1950 से पहले स्वतंत्रता से, या ये पूछा गया था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के समय, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के समय भारत एक देश था परंतु एक राज्य नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखो 3 तत्व तो मौजूद थे उस समय। ऐसा इसलिए नहीं था, हमारे यहाँ पर जनसंख्या भी थी, हमारे यहाँ पर आप देखोगे गवर्नमेंट भी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और हमारे यहाँ पर आप देखोगे उसका ज्योग्राफिकल एरिया भी था, ठीक है। नहीं, लेकिन एक शब्द नहीं था जो इसमें महत्वपूर्ण होता है, जिसको बोलते हैं सोवरेनी। ये शब्द नहीं था क्योंकि हम अपने डिसीजन, अपने राष्ट्र के डिसीजन नहीं ले सकते थे, बल्कि ब्रिटेन में बैठी हुई संसद इसके सारे डिसीजन लिया करती थी। तो इसके 4 मूलभूत तत्व होते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्रफल, बिल्कुल होना बहुत जरूरी है, उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। समरूप सांस्कृतिक मान्यताएं, अब देखो यहाँ पर ये जो शब्द है समरूप जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, इसको आप रख तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको जरूरी रखेंगे। संप्रभुता आपकी होनी चाहिए और उसके साथ साथ सरकार का स्वरूप होना चाहिए। तो 1, 3 जो 4 है वो होना चाहिए, लेकिन समरूप सांस्कृतिक मान्यताएं ऐसा इसमें कोई विस्तृत रूप से इसकी चर्चा नहीं की गई है कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आई होप कि इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी आप भी बताएं, ठीक है, कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर कमेंट्स करें कि आपका इसमें आंसर क्या आता है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि मैंने तो जिस भी बुक में पढ़ा है तो यही चीज़ें मैंने अधिकतर पढ़ी होती हैं, तो उसमें यही चीज़ें हैं, तो यहीं पर हम उसी को चुनेंगे, ना कि कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, हाई एल्टीट्यूड इश्यूडो सैटेलाइट व्हीकल, मतलब कि HAPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह सौर ऊर्जा से संचालित स्यूडो सैटेलाइट्स है,
नंबर 2, यह कई महीनों तक वायु में रह सकता है। नंबर 3, यह भारत को सीमा निगरानी में सहायता कर सकता है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल संचार नेटवर्क प्रदान कर सकता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो HAPS जो है ये, अगर हम इसको देखें तो ये खास तौर पर ये लाया गया है। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय एरोस्पेस मतलब कि जो आपका नेशनल एरोस्पेस जो लिमिटेड है उसके द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है HAPS को। ठीक है, इसका पहला परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। NASL के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के द्वारा भारत में एक प्रमुख एरोस्पेस अनुसंधान संस्थान के रूप में काम कर रही है। अब ये एक तरीके से विमान जैसा व्हीकल है। यह समतापमंडल पर अत्यधिक उच्च सुगंधता वाले लगभग 65,000 फीट ऊपर, कितना, 65,000 फीट ऊपर ये आप देखोगे उड़ान भरी है, इसने संचालित किया जा सकता है। और ऐसा उपग्रह विमान दोनों के गुण इसमें शामिल होते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो पहला सही है कि सौर ऊर्जा से है और कई महीनों तक रह सकता है और भारत में सीमा निगरानी के लिए सहायता कर सकता है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल संचार नेटवर्क को भी प्रदान करता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 54। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। 54 को पढ़ लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। निम्नलिखित में से कितने मामलों में केंद्र सरकार ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कि OCI कार्ड धारकों को पंजीकरण रद्द कर सकती है? अब देखो ये आपने पढ़ा होगा, ओवर सिटीजन जो होते हैं, ठीक है, इसको नागरिक संशोधन अधिनियम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इनको बोलते हैं ओवर सीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कार्ड धारक शब्द के प्रयोग की अगर हम बात कर ले तो 2015 में इसको लाया गया था। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इसके क्राइटेरिया रखे गए हैं तो उसको जरा समझिएगा किस किस में रद्द कर सकते हैं। आइए पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर OCI कार्ड धारकों को 2 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा हुई हो। नंबर 2, OCI कार्ड धारक का विवाह विच्छेद नहीं हुआ है लेकिन ऐसे विवाह के अस्तित्व में होने के दौरान उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है। नंबर 3, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में। उपयुक्त का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, बताइएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। देखिए OCI अगर कार्ड धारकों की बात कर ले बच्चे तो OCI कार्ड धारक इनको लेकर के नागरिकता संशोधन अधिनियम जब 2015 कितना 2015 भारत सरकार लेकर के आई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये लेकर के आई थी। तो इसमें खास तौर पर इसके स्थान पर ओवर सीजन जो OCI मतलब कि ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया को लेकर के इसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसमें प्रयोग किया गया OCI को। ठीक है, अब इसके रद्द करने के मापदंड क्या है, जैसे मान लीजिए उसका पंजीकरण, ये इस पर बात महत्वपूर्ण होती है। तो पहला सही है, कार्ड धारकों ने भारत के संविधान के प्रति असंतोष जता दिया, धोखाधड़ी से उसने ये बात कहीं ना कहीं मतलब कि हुआ हो, या फिर उसको 5 वर्ष के भीतर कहीं आप देखोगे 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा हो गई हो। उसके साथ साथ विवाह विच्छेद के रूप में ये भी बात सही है कि ऐसे अस्तित्व में आया हो। ठीक है, और इसमें अखंडता एकता की बात भी कही गई है। तो यहाँ पर तीनों बातें सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो उसको यहाँ पर उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, मतलब कि OCI जो कार्ड धारक है उनसे छीन लिया जाएगा। इतने इतने बड़े क्वेश्चन बना दिए गए हैं बच्चे, मुझे जो लग रहा है ना, मैं तो सही बता रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन UPSC पूछ ले आपसे, ये मैं सही बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, तो कई बच्चे बेहोश हो जाएंगे और 10 क्वेश्चनों में उनका डिब्बा कोल हो जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी टेस्ट बनाते हैं विजन IAS में, तो थोड़ा सा ठीक है केयरफुली टेस्ट बनाएं। ये थोड़े से इतने बड़े क्वेश्चन UPSC के देखो क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन भाई अब लगभग सारे क्वेश्चन इतने बड़े दोगे तो बच्चे से क्या अपेक्षाएं करते हो। 2 घंटे में टेस्ट कर देगा वो, टीचर से नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, अगर इसको सोल्व करने बैठे तो थोड़ा बहुत भी। चलिए देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मतलब कि जो आपका मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके बारे में पूछ रहे हैं। पहला है कि इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकास कार्यक्रम मतलब कि UNDP के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं गरीबी में कमी की प्रगति की निगरानी के लिए सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। क्या ये प्रतिवर्ष आप देखोगे प्रकाशित होता है। तीसरे में कह रहे हैं जो आपके NMPI भी
वैश्विक MPI मॉडल के समान 10 मूल संकेतकों पर आधारित है। और चौथे में आपसे कह रहे हैं कि नवीनतम MPI रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी का सर्वाधिक प्रतिशत बिहार में है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी सभी चार। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आशा करते हैं कि आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि आपसे जो आपका नेशनल मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स जो प्रकाशित किया जाता है, अगर आप इसको देखें तो इसका प्रकाशन किया जाता है महोदय नीति आयोग के द्वारा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत में वैश्विक स्तर पर UNDP और उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड की गरीबी जो मानवता विकास OPHI की सहायता से वो विकसित करता है, लेकिन भारत में नीति आयोग करता है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरे में है गरीबी में कमी की प्रगति की निगरानी के लिए सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ये प्रतिवर्ष प्रकाशित नहीं किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि MPI प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाए। ये आवृत्ति डेटा और विशेषकर समसामयिक के रूप में आधार पर भिन्न हो सकते हैं। जैसे 2015-16 और 2019 और 21 के बीच में बहुआयामी गरीबी लगभग आधा करने में भारत द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति रही है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी आप इसको जोड़कर देखेंगे तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स आपका आप देखोगे पॉवर्टी गरीबी को अगर कम करना है तो एक इसमें आता है, ठीक है, एक आता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एक, तो वो उसको रेखांकित करता है। तो दूसरा भी गलत है। नेशनल मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स में वैश्विक मतलब कि मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स के जो समान 10 मूल संकेतक को आधारित रूप से रखा गया। देखो ये भी इसका आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य के 12 सतत विकास लक्ष्यों को संकेतित रखता है और राष्ट्रीय बहुआयामी में, लेकिन इसमें 10 मूल संकेतकों के बराबर रखा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप 2 संकेतक अर्थात मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता शामिल किए गए हैं, इसलिए वो भी गलत है। तो भारत में कितने हैं? 10 नहीं है, भारत में 12 हैं। और जो आपका MPI है उसमें कितने हैं? उसमें 10 ही हैं, तो ये भी गलत है। हाँ ये सही है कि जो आपका मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें बिहार के अगर हम देखें प्रतिशत के गरीबी की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा रही है, तो ये बात एकदम सही है। इसमें चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कितने सही हैं, मतलब कि एक सही है केवल, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओह माय गॉड, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कूदे बोलई प्रणाली, देखो यहाँ पर एक शब्द बोला गया है कूदा बोलई प्रणाली के पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, एक टर्मोलॉजी दे देगा और उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, है कि नहीं। चलिए, यह दक्षिण भारत में उपयोग की जाने वाली सिंचाई की एक प्राचीनतम तकनीक है। बी, यह चोल प्रशासन में ग्राम प्रतिनिधियों के चुनाव की एक परंपरागत विधि है। सी, यह तमिलनाडु में फसल कटाई के मौसम का एक सम्मान करने के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार है। और डी में कह रहे हैं यह विजयनगर साम्राज्य द्वारा लागू की गई भूमि राजस्व संग्रह का एक मध्य युगीन प्रणाली है। तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें, मतलब कि किसके बारे में है? कुदा बोलाई प्रणाली के बारे में पूछा गया। देखिए कुदा बोदी जो प्रणाली है, अगर हम इसकी बात कर लें तो यह खासतौर पर यह चोल प्रशासन के समय ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए परंपरागत एक विधि के रूप में इसको जाना गया। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तमिलनाडु के कुदा बोलई मतलब कि कुदा ओलई मतदान प्रणाली का प्रकाशन डालते हुए राज्य के समृद्ध इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया गया था। तो इसको ध्यान में रखना है। तो चोल साम्राज्य के द्वारा इसका प्रयोग खासतौर पर होता था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए चर्चाओं में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 57। क्वेश्चन तो विजिबल हो ही रहा है, या थोड़ा बड़ा कर लें, जूम कर लें, फिर क्वेश्चन आपको आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। दृष्टि आईएएस में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो वहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिखता है, सारे ऑप्शंस दिखते हैं। ये पता नहीं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट्स करवाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किए गए मनहित ऐप के उद्देश्य पूछे? मनहित ऐप, जूम कर लेते हैं थोड़ा यार। मनहित ऐप पूछा गया। ये कह रहे हैं यह वास्तविक समय के आधार पर हाथ से मैला उठाने मतलब कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की गतिविधियों का पता लगाने में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद बी में कह रहे हैं आपसे यह मानसिक स्वास्थ्य की जांच में सहायता करता है। सी, यह किसानों को वास्तविक समय पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। डी, यह कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न के मामलों को दर्ज करने की अनुमति देता है।
तो वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। मनहित जो ऐप है ये आप देखोगे केंद्रीय सेंट्रल जो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने मनहित ऐप को शुरू किया है, और ये खास तौर पर किससे रिलेटेड है बच्चे, ये आपका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल जो आपके डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, मेंटली हेल्थ है, उसको लेकर के इसका उद्देश्य रखा गया है ताकि उसको सुधार लाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, बताइएगा 58 नंबर क्या है क्वेश्चन। देखिए ये कह रहे हैं आपसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो जब न्यायाधीशों को हटाने की बात की जाती है तो आपने पढ़ा होगा जब न्यायाधीशों को हटाया जाता है तो एक है आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है, 1968 न्यायाधीश जांच अधिनियम है। मान लीजिए किसी न्यायाधीश पर ये आरोप लग रहे हैं कि देखो न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जाएगा यदि उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह पर इस पर नहीं होता है। उसको हटाने का जो प्रोविजन है केवल यही है कि उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। ठीक है, संवैधानिक गरिमा को उसने उल्लंघन कर दिया हो, तो उस पर रह करके उस पर क्या होगा, एक महाभियोग की प्रक्रिया तो नहीं कहेंगे, एक प्रस्ताव पारित करके उसको हटाने का प्रयास किया जाता है संसद में। होता क्या है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरे में कह रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और तीसरा है न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार सिद्ध कदाचार अक्षमता है, तो उसकी बात यहां पर की गई है। बताइए बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी 1 2 3। चलिए देखिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो न्यायाधीशों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश उसके पद से हटाया जा सकता है, ये बात एकदम सही है, क्योंकि इनकी नियुक्ति गवर्नर साहब कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे हटाने का प्रोविजन जो राष्ट्रपति का ही होता है। राष्ट्रपति इसके साथ साथ अगर हम देखें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन बिल्कुल बहुमत से वो पारित होना चाहिए, क्योंकि 2/3 बहुमत। ठीक है, 2/3 बहुमत उस दिन मत देने वाले कितने होने चाहिए, विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत, तो ये भी सही है। न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता के रूप में रखा गया, ये बात भी एकदम सही है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से कृषि और भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है। मतलब कि ये संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं और न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किसको रखा गया है। देखिए इसमें जो है पहला संविधान जब संशोधन किया गया था तो ठीक है वो इसके अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि उसी में चीज़ें रखी गई थी बच्चे, आपको मालूम है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन था तो 21 9वीं अनुसूची बनाई गई थी, तो उसके अंतर्गत इसमें रखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें कोई है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ और आप इसका राइट आंसर बताएंगे। बच्चे मेरा थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही है क्योंकि कालू ज्ञान ज्योति पर्व इसमें बोल रहे हैं कि स्मरण उत्सव समारोह के बारे में पूछा है। ठीक है, कब मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए कुमार गर्भ की जयंती शताब्दी, बी अरविंदो की 150वीं जयंती, सी महर्षि दयानंद सरस्वती 200वीं वर्ष जयंती और डी रामकृष्ण मठ का 25वां स्थापना वर्ष। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स करता है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आज ही आपको इसकी पूरी
क्लास दे दूँ, PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आज ही, ठीक है। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर, बाकी के 40 क्वेश्चन है उसको भी अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये उम्मीद थी कि मैं इसको 2 ही क्लासेस में लूँगा, परंतु नहीं कर सका। चलिए आइए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो रिवीजन कर लिएगा पॉलिटी का। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।